सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मूर्तित्वे परिकल्पितश्च शभृतो वर्त्मा पुनर्जन्मनाम् आत्मेत्यात्मविदां क्रतुश्चेजतां भर्तामरज्योतिषां लोकानां प्रलयोद्भव स्थिति विभुश्चानेकधा श्रुतो वाचं न सदधात्वनेककिरणस्त्रैलोक्यदीपो रविः। तो आज मैं आप सबके सामने वास्तु एवं काल इस विषय पर थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा। वसंति प्राणिनो यत्र इति वास्तु, यह वास्तुशास्त्र की व्युत्पत्ति है। यहाँ पर अभिप्राय है, वास्तुशास्त्र का मुख्य अभिप्राय यह है, निवास योग्य भूमि अथवा यह स्थान। वास्तुशास्त्र भी वेदों के जितना ही प्राचीन है। जितना प्राचीन ज्योतिष शास्त्र है, वेदों का ज्योतिष शास्त्र एक अंग है। ज्योतिष शास्त्र एक वेदांग है। ज्योतिष शास्त्र का भी प्रारंभ वेदों में कुछ संदर्भों से ही प्रारंभ हुआ। ठीक उसी प्रकार वास्तुशास्त्र का प्रारंभ भी वेदों में कुछ संदर्भों से ही शुरू हुआ है। प्रारंभ में वेदांगादि वेद के ग्रंथों में, पुराणों में, पुराण के ग्रंथों में भी वास्तुशास्त्र का उल्लेख हमें प्राप्त होता रहा। तत्पश्चात उसको ज्योतिष शास्त्र का ही एक मुख्य अंग माना गया। अर्थात ज्योतिष शास्त्र एवं वास्तुशास्त्र यह अभिन्न है, ऐसी भी एक भावना कुछ आचार्यों के मन में थी। मध्यकाल में ज्योतिष शास्त्र में जिस प्रकार से भिन्न भिन्न नवीन आचार्य आए और ग्रंथों की रचना हुई, उतनी मात्रा में वास्तुशास्त्र में तदनंतर काल में ग्रंथों की रचना ज्यादा नहीं हुई। कम ग्रंथ ज्योतिष के तुलना में वास्तुशास्त्र में कम, मतलब ऋषि प्रणीत अथवा आचार्य प्रणीत ग्रंथ उपलब्ध होते हैं। जैसा कि यहाँ प्रस्तुत है, ब्राह्मण पुराण सूत्र ग्रंथ, रामायण महाभारत इत्यादि में वास्तुशास्त्र के उल्लेख आते रहे। ज्योतिष शास्त्र के भी जो 3 स्कंध है, सिद्धांत है, संहिता है, होरा है, उन 3 स्कंधों में से संहिता स्कंध के अंतर्गत वास्तुशास्त्र की गणना भी होने लगी। वराह मिहिर प्रणीत बृहद संहिता नामक ग्रंथ में वास्तु विद्याध्याय नामक का एक संपूर्ण अध्याय प्रकाश में आया। तत्पश्चात ज्योतिष शास्त्र को जिस प्रकार से गति मिली, उसके साथ साथ वास्तुशास्त्र को भी गति प्रदान हुई है। वास्तुशास्त्र में भी विभिन्न ग्रंथों की रचना हुई है। इस प्रकार वास्तुशास्त्र की प्राचीनता भी वेदों की जितनी ही है। प्रायः एक 5वीं या 6वीं शताब्दी से लेकर के वास्तुशास्त्र एक स्वतंत्र शास्त्र के रूप में विकसित हुआ। उसके पूर्व में भी मतलब शिल्पशास्त्र इत्यादि रचनाएं, उसको एक वास्तुशास्त्र को एक उपवेद भी मानते हैं आचार्य, लेकिन कुछ ग्रंथों की रचना ज्योतिष शास्त्र के जितनी नहीं हुई है, तो उसके साथ ही वास्तुशास्त्र को मानते हैं। ज्योतिष शास्त्र और वास्तुशास्त्र का परस्पर अत्यंत दृढ़ और मिथ संबंध है। जैसे ज्योतिष शास्त्र में दिग्देश और काल का महत्व है, ठीक उसी तरह वास्तुशास्त्र में भी दिक्, देश और काल का महत्व है। यह त्रिप्रश्नों का महत्व वास्तुशास्त्र में भी है।
उसमें से दिक् हम मान सकते हैं कि प्राथमिक अवस्था में दिशा निर्णय, दिक् निर्णय करना यही प्रमुख है। अतः दिक् विषय वास्तुशास्त्र में अत्यंत महत्वपूर्ण पात्र है। लेकिन काल का भी महत्व है। स्वयं विश्वकर्मा वास्तुशास्त्र ग्रंथ में ऐसे उल्लेख करते हैं कि आदौ कालम परीक्षेत सर्व कार्यार्थ सिद्धये, कालो ही सर्वजीवानां शुभाशुभ फलप्रदः, कालातिक्रमणे दोषो द्रव्यहानिश्च जायते, देवानामपि देवीनां विप्रादीनां विशेषतः। काल ही मुख्य है। सभी किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले काल का चिंतन करना आवश्यक है। ठीक इसी प्रकार ज्योतिष शास्त्र में भी एक श्लोक हमें उपलब्ध होता है। पूर्वमायु परीक्षेत पश्चात लक्षणमादिशेत, अनायुषांतु मर्त्यानां लक्षणैः किं प्रयोजनम। तो वहां पर आचार्य का यह कहना है कि सर्वप्रथम जातक के जन्म के पश्चात आयुष्य का निर्णय करना चाहिए। पूर्वमायु परीक्षेत, आयुष्य अर्थात जीवन काल का निर्णय पहले करना है। पश्चात लक्षणमादिशेत, तत्पश्चात राजयोगादि जितने भी लक्षण कहने हैं तत्पश्चात कहने हैं। पहले पूर्व में आयु का परीक्षण करना चाहिए। अनायुषांतु मर्त्यानाम लक्षणैः किं प्रयोजनम। अगर उस जातक को आयु ही नहीं है, आयुष्य नहीं है, तो लक्षण बताकर क्या प्रयोजन है। तो लक्षणैः किं प्रयोजनम, इस प्रकार से वहां पर श्लोक कहते हैं और काल का महत्व वहां पर बताया गया है। ठीक उसी तरह यहाँ पर भी विश्वकर्मा वास्तुशास्त्र ग्रंथ में आदौ कालम परीक्षेत सर्व कार्यार्थ सिद्धये, कालो ही सर्वजीवानां शुभाशुभ फलप्रदः। इस प्रकार से काल की महत्ता को यहाँ पर बताया है। कालातिक्रमणे दोषो द्रव्यहानिश्च जायते इत्यादि उसके फल भी बताए हैं। फल के बारे में मैं अभी चर्चा नहीं करूंगा, तो वह अनुभव वेद्य ही है। देवानाम अपि देवीनाम, देवों के लिए भी काल का अनुसरण आवश्यक है। काल के अनुसार अर्थात मुहूर्त के अनुसार, काल विधान के अनुसार ही देव मानव इत्यादि सभी को आचरण करना है। तो यह अत्यंत प्रतिपाद्य यहाँ पर विषय है। यहाँ पर समरांगण सूत्रधार एक प्रसिद्ध ग्रंथ है वास्तुशास्त्र का, उसमें वास्तुशास्त्र के कुछ अंग बताए। उसमें आपको भ्रमित नहीं होना है। तो क्या ज्योतिष वास्तुशास्त्र के अंतर्गत ज्योतिष है, तो इस प्रकार का भ्रम आपको हो सकता है। भ्रमित नहीं होना है। ज्योतिष शास्त्र के कुछ बिंदु वहां पर, अर्थात ज्योतिष शास्त्र में भी एक अंग के रूप में वास्तुशास्त्र में कुछ विषयों को लिया गया है। यह वहां पर तात्पर्य है, उसको ग्रहण करना है। सामुद्रिक शास्त्र है। गणितंचैव, गणित शास्त्र है वो सर्वशास्त्रोपकारक है। काणादम पाणिनीयंच सर्वशास्त्रोपकारकम ऐसा कहते हैं शास्त्र में। व्याकरण और जो न्याय शास्त्र है जो सभी शास्त्रों के लिए उपकारक है, वैसे प्रायः विश्व में जितने भी शास्त्र है उन सभी शास्त्रों के लिए गणित अत्यंत आवश्यक है। गणित के बिना वह शास्त्र पूर्ण नहीं हो सकता। ज्योतिषम छंद एवं च, ज्योतिष और छंद शास्त्र भी वास्तुशास्त्र का अंग बताया है। सिराज्ञानम, यह एक नया शब्द है। सिराज्ञान अर्थात भूमि अंतर्गत जल की सिराएं, जलनाड़ी। जो दकारगल एक बृहत संहिता में अध्याय आता है, उसमें इस भूमि अंतर्गत सिराओं का वर्णन उपलब्ध होता है। सिरा अर्थात नाड़ी, जल प्रवहन मार्ग जिसको कहते हैं, जो भूमि के अंतर्गत होता है। सिराज्ञान तथा शिल्पम, शिल्प शास्त्र, यंत्र कर्म विधि तथा यंत्र कर्म विधि। इस प्रकार एतान्यंगानि जानीयात् वास्तुशास्त्र से बुद्धिमान।
अगर सही में परिपूर्ण वास्तुशास्त्री अगर किसी को बनना है तो इन सभी जो वास्तुशास्त्र के जो अंग यहाँ पर बताए, सभी अंगों के बारे में उसको जानकारी होना आवश्यक है। जैसे षडंगो वेदोध्येतव्य, तो षडंग वे कोई किसी भी शास्त्र अध्ययन से षडंग वेद का अध्ययन करना है, तत्पश्चात शास्त्र अध्ययन करना है, तत्पश्चात ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन करना है। ऐसे पूर्व में चर्चा हमारी हुई थी पांडे सर के व्याख्यान में। ठीक उसी तरह वास्तुशास्त्र वास्तुशास्त्र पटु होने के लिए इस प्रकार जो वर्णित सभी अंगों का अध्ययन होना अनिवार्य है। यहाँ पर वास्तु शब्द से वसंती प्राणिनो यत्र इति वास्तु, ऐसा मैंने पूर्व में कहा। तो कुछ आचार्य कहते हैं ये भूमि ही एक वास्तु है, तत्पश्चात उस भूमि पर भवनादि इत्यादि का जो विचार है वह गौण है, भूमि ही पूर्ण रूप से एक वास्तु है। इस प्रकार भी वर्णन उपलब्ध होता है। वास्तु का अत्यंत विस्तार है। आज समाज में हम वास्तु के नाम से केवल अंतर्ग्रह का विभाजन ही देखते हैं, अथवा उतने तक ही हम सीमित हो गए। अर्थात पाकगृह, शय्यागृह अथवा धनगृह, धनागार, शौचालय इत्यादि की व्यवस्था कहाँ होनी चाहिए, बस इतने तक ही हम सीमित हो गए। कुछ आचार्यों का यह भी मानना है कि फ्लैट इत्यादि में यह वास्तुशास्त्र का विधान सही नहीं है, यह केवल भूमि पर गृह बनाने पर ही वास्तुशास्त्र को देखा जाना चाहिए। तो लेकिन वास्तुशास्त्र में कुछ इसके लिए भी उत्तर है। यत् पिंडांडे तत् ब्रह्मांडे इत्यादि जो विधान है, उससे एक सूक्ष्म स्वरूप में भी हम वास्तु पुरुष की संकल्पना कर सकते हैं, और एक संपूर्ण भूमि में भी हम वास्तु पुरुष की संकल्पना कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ आचार्य घट बिंब दृष्टांत इत्यादि बताते हैं। जैसे कि नदी में आपको चंद्र का बिंब पूर्ण रूप से दिखाई देता है, और आपके पास नदी के पार्श्व में अगर कोई घट है और उसमें जल है, तो उस घटांतर्गत जल में जलपूरित घट में भी आपको पूर्ण चंद्र दिखाई देता है। तो उस घट के पार्श्व में आप अगर एक और घट रखेंगे और उसमें जल का पूरण करेंगे, तो उसमें भी आपको पूर्ण चंद्र दिखाई देता है। तो इस प्रकार से आप शतशः घट वहां पर जल निवेश के साथ रखेंगे तो उसमें पूर्ण रूप से ही चंद्र दिखाई देता है। तो इसको घटबिंब दृष्टांत कहते हैं। तो ठीक इसी तरह वास्तुशास्त्र, वास्तु का पुरुष वास्तु कार्य करता है, ऐसे आचार्यों का मत है। और इसलिए लघु घटक में भी पूर्ण रूप से वास्तु पुरुष विराजमान है, एवं विस्तृत घटक में भी पूर्ण रूप से वास्तु विराजमान है, और संपूर्ण भूमि पर वास्तु पूर्ण रूप से विराजमान है। इस तरह आचार्य कुछ तर्क देते हैं। वास्तु के मुख्य रूप से अभी मैंने जो चर्चा की, तो केवल गृह वास्तु की ही चर्चा ज्यादातर समाज में होती है, लेकिन गृह वास्तु वस्तुतः गौण है। तो लेकिन गृह वास्तु से भी अति विशिष्ट वास्तु के प्रकार है प्रासाद वास्तु, मंदिर वास्तु एवं नगर वास्तु के प्रकार। भारत जिसके लिए जाना जाता है, जिस शिल्प शास्त्र के लिए जाना जाता है, जिस वास्तु के नियमों के आधार पर बनाए हुए नगर के लिए जाना जाता है, जैसे कि अभी जितनी स्मार्ट सिटी अभी भारत में हो रही है, 100-200 स्मार्ट सिटीज अभी हो रही है। तो इतनी स्मार्ट सिटीज होने के बावजूद भी कोई विदेशी अगर यहाँ भारत में प्रविष्ट होते हैं और वह कहते हैं कि मुझे अत्युत्तम एक नगर का दर्शन करना है, तो हम उनको जयपुर अथवा मैसूर का दर्शन करवाते। तो अर्थात वह प्राचीन वास्तुशास्त्र के नियमों से युक्त वह नगर है, मैसूर नगर है अथवा जयपुर नगर की हम बात कर सकते हैं। तो इस प्रकार
प्राचीन वास्तु के कारण आज हम पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। अतः नगर वास्तु, मंदिर वास्तु, हमारे मंदिरों के कारण हम पूरे विश्व में प्रसिद्ध, और प्रासाद वास्तु, हमारे जो विशिष्ट प्रासाद है उसके लिए हम पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। वस्तुतः पूरे विश्व भर से भारत में अगर कोई यात्री आता है तो वह केवल हमारे समृद्ध वास्तुशास्त्र का दर्शन करने आता, समृद्ध वास्तु नगरी का दर्शन करने आता, तो वह केवल हमारे समृद्ध वास्तु प्रासादों का दर्शन करने आता, वह हमारे वास्तुशास्त्र के नियम से युक्त मंदिरों का दर्शन करने आता, वह कोणार्क का सूर्य देवालय दर्शन करने आता, यात्री हमारे यहाँ श्रृंगेरी का विद्याशंकर मंदिर दर्शन करने आते, यात्री यहाँ पर हम्पी का दर्शन करने आते, यात्री यहाँ पर मैसूर का पैलेस, जो पैलेस देखने आते, यात्री जयपुर देखने के लिए यहाँ पर उपस्थित हो। इस प्रकार से प्रासाद वास्तु, गृह वास्तु और मंदिर वास्तु, तत्पश्चात नगर वास्तु, इतने देखिए ये कितने सुंदर मंदिर की यहाँ पर रचना आपके सामने प्रस्तुत है। यह मंदिर वास्तु। आगे यह देखिए नगर वास्तु है। पूर्व में नगर में भी भिन्न भिन्न प्रकार के नगर थे, अर्थात उसमें कारमुक वास्तु एक नगर होता था। समुद्र के तट में जो नगर है तो उसको कारमुक वास्तु कहते हैं। कारमुक अर्थात वो धनुष बाण की तरह तो उसका कर्व रहता है, तो अर्धचंद्राकृति में वह नगर रहता है, तो उस प्रकार के वास्तु को हम कारमुक वास्तु कहते हैं। तत्पश्चात कुछ सर्वतोभद्र, सर्वतोभद्र यह अति विशिष्ट शब्द है वास्तुशास्त्र में। सर्वतोभद्र प्रकार से ही मंदिरों की रचना होती थी। वस्तुतः आपको किसी तमिलनाडु इत्यादि में, दक्षिण भारत में आप अगर जाएंगे तो आपको वहां का एक मंदिर दर्शन करने के बाद उस नगर का प्रकार ज्ञात होता था। तो मंदिर अगर सर्वतोभद्र वास्तु से है तो पूरा नगर ही सर्वतोभद्र वास्तु से बना हुआ है। इस प्रकार हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तो यह एक परंपरा है। आधुनिक जो वास्तुशास्त्री है, जो आर्किटेक्ट्स, तो वह भी हमारे परंपरा को दोष नहीं देते, उस परंपरा को ही आगे लेके चलते हैं। यह जो आधुनिक वास्तुशास्त्र है तो वह प्राचीन वास्तुशास्त्र का ही एक भिन्न स्वरूप है। कालानुसार, काल के अनुसार बना हुआ एक विशिष्ट स्वरूप है। यह प्राचीन मॉडर्न आर्किटेक्चर और एंशियंट हमारा वास्तुशास्त्र आर्किटेक्चर है, वह भिन्न नहीं है, शास्त्र समान है। शास्त्र में यह सब आधुनिक जो शास्त्रज्ञ है वह सब ऋषि है। यह एक परंपरा है। इसलिए यहाँ पर एक वाक्य आप देखिए, एज एन आर्किटेक्ट यू डिजाइन फॉर द प्रेजेंट विद एन अवेयरनेस ऑफ द पास्ट फॉर ए फ्यूचर विच इज एसेंशियली अननोन। यहाँ पर वाक्य का तो महत्व है ही, वाक्य के साथ साथ आप फॉन्ट पर भी ध्यान दीजिए। वहां पर जो पास्ट इन्होंने लिखा है उसको सबसे बड़े फॉन्ट पे लिखा, तो इसका मतलब हमें परंपरा को अति महत्व देने की आवश्यकता है। परंपरा सर्वोपरि है। इसलिए परंपरा मूलस जो स्वरूप है शास्त्र का, तो उसमें भेद नहीं होता। अथवा आधुनिक हम जितने भी वास्तुशास्त्र में हम कहते हैं कि ये मॉडर्न आर्किटेक्चर, ये प्राचीन सब बेकार नहीं होता। तो प्राचीन अर्थात वह बीज है, वह तंतु है, तो उस तंतु को पकड़े रखना आवश्यक है, उस तंतु के साथ हमारा संबंध होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए यहाँ पर जो फॉन्ट साइज है पास्ट का, जो प्राचीन का अथवा गत का अथवा गत काल का जो यहाँ पर दर्शक है, पास्ट भूत का, तो उसको बड़े फॉन्ट पे यहाँ पर दिया गया है, तो पास्ट। इसलिए परंपरा जो है उसका महत्व है, ये आधुनिक वास्तुशास्त्री भी मानते हैं। यह
इसके लिए मैंने यह उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किया और मैंने कुछ आधुनिक प्रकार, वास्तु के प्रकार भी यहाँ पर कुछ प्रस्तुत किए हैं, उसकी भी मैं चर्चा आपसे करूंगा। जैसे कि मैंने पहले कहा कि वास्तु में दिग्देश काल का विचार है जो है अत्यंत मुख्य है। ज्योतिष शास्त्र में जैसे दिक् देश और काल महत्वपूर्ण है, वैसे वास्तुशास्त्र में भी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर दिग्ज्ञान का जो विषय है, दिशा, लेआउट और सनलाइट मैनेजमेंट, उसको आधुनिक भाषा में अगर कहना है तो सनलाइट मैनेजमेंट के अनुसार लेआउट बनाना, तो ऐसा कहते हैं। तो उसका सनलाइट मैनेजमेंट के साथ बनाना, इसका अर्थ होता है कि लेआउट को दिशाओं में बनाना, चार जो प्रमुख दिशाएं हैं उसमें ही लेआउट को बनाना। लेकिन आज कहीं कुछ जगह हम गलती कर देते हैं कि उसका लेआउट बनता है तो उसमें विदिशाओं में वह लेआउट बनाया जाता है, अर्थात ईशान्य और आग्नेय अथवा आग्नेय, इस प्रकार से ईशान्य और नैऋत्य अथवा आग्नेय और वायव्य, इन दिशाओं में भी लेआउट बनाया जाता है। तो एक बार लेआउट अगर बन गए तो तत्पश्चात वहां पर आप सनलाइट मैनेजमेंट की जो संकल्पना है वह आप ठीक रूप से नहीं कर सकते। तो क्योंकि हमें पूर्वाभिमुख, हमारे शास्त्र के अनुसार पूर्वाभिमुख अथवा उत्तराभिमुख ही ग्रह का निर्माण करना है, तो उसमें सनलाइट मैनेजमेंट का तात्पर्य है वह अयन जो आप संकल्पना जानते हैं उसके बारे में आपने पढ़ा है, तो वो दक्षिणायन और उत्तरायण के अनुसार, तो वहां घर के अंदर जो सूर्य का प्रकाश है तो वो भिन्न भिन्न प्रकार से आता है, तो उसके अनुसार ग्रह निर्माण करना। अगर ग्रीष्म काल उस प्रदेश में अत्यधिक है तो उस काल के अनुसार ही वहां का ग्रह निर्माण करना यह अत्यंत आवश्यक है। तो इसी को आधुनिक में ओपन स्पेसेस, नेचुरल लाइट, क्रॉस वेंटिलेशन इत्यादि कॉन्सेप्ट से जाना जाता है। तो इसलिए इसको, ये दिक् जो संकल्पना है, इसको आधुनिक भी वास्तुशास्त्रज्ञ मानते हैं, बहुत अच्छी तरह से मानते हैं। सूर्य को बहुत महत्व देते हैं वास्तुशास्त्रज्ञ। संपूर्ण इस प्रकृति का, सृष्टि का आधार ही सूर्य है, तो सूर्य के आधार पर ही संपूर्ण वास्तुशास्त्र की निर्मिति होना अत्यंत आवश्यक ही है। तत्पश्चात देश अर्थात प्रदेश, आप जिस प्रदेश में भवन निर्माण कर रहे हैं, भवन निर्माण जहां हो रहा है वह प्रदेश अर्थात देश, उसको हम कहते हैं। प्लॉट, इसको आधुनिक भाषा में कह सकते हैं। तो भू परीक्षा, तो कंस्ट्रक्शन एज पर द लैंड टाइप एंड रिक्वायरमेंट, तो भूमि परीक्षण का विशिष्ट विधान हमारे प्राचीन ग्रंथों में बताया गया है। सॉइल टेस्ट बिफोर द कंस्ट्रक्शन, या आधुनिक में भी सॉइल टेस्ट इत्यादि संकल्पना है, लेकिन प्राचीन हमारे काल की भू परीक्षण की संकल्पना कुछ अति विशिष्ट थी, तो उसमें काल का भी महत्व था। तो वहां पर, तो उसके बारे में आगे चर्चा आएगी, मैं आगे चर्चा करूंगा। तत्पश्चात काल, द कंस्ट्रक्शन एज पर द ऋतु अयन, तो ये बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। वास्तुशास्त्र के ग्रंथों में भौगोलिक प्रदेश के अनुसार, अन्य भिन्न भिन्न प्रदेश के अनुसार भिन्न भिन्न वास्तु की रचनाएं बताई, वास्तु के विभिन्न भिन्न प्रकार बताए। तो उन प्रकारों का अध्ययन करते हुए हमें भवन निर्माण करना है, यह अत्यंत आवश्यक है। सिटीज आर प्लान्ड आफ्टर द सर्वे ऑफ सीजन्स एंड एयर फ्लो, तत्र वायु प्रवहन, समुद्र के तट पर अगर नगर का निर्माण करना है तो समुद्र से वायु प्रवहन होगा, तो उसका मैनेजमेंट कैसे करना। अगर किसी अरण्य प्रदेश में करना है तो उसका कैसे करना है। अगर किसी पर्वत प्रदेश में भवन निर्माण करना है तो उसको कैसे करना है। तत्पश्चात ऋतुओं के अनुसार, जहां ऋतु तो 6 ऋतु है, लेकिन भारत में ही आप देखेंगे कि अलग अलग प्रदेश में एक एक ऋतु का ज्यादा प्राधान्य होता है। अर्थात आजकल तो ग्रीष्म ऋतु का दबदबा है पूरे भारत में, लेकिन फिर भी कुछ जगह शीत
ऋतु का महत्व है, कुछ जगह वर्षा ऋतु का ज्यादा महत्व है, कुछ प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु का ज्यादा महत्व है। इस प्रकार इन ऋतु के अनुसार भी गृह निर्माण करने की व्यवस्था भी यहाँ पर बताई गई है। तो यह काल का, वास्तु के साथ काल का संबंध में यहाँ पर जोड़ने की चेष्टा कर रहा हूं, मैं प्रयास कर रहा हूं। तो उसके बाद देखिए कि हम अभी नगर का निर्माण करते हैं, लेकिन उसमें प्राकार अथवा नगर की सीमा इत्यादि का निर्णय हम आधुनिक नगर निर्माण में हम नहीं देखते, तो अथवा उसकी अनदेखी करते हैं। तो जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि हुई वैसे वैसे हम नगर का विस्तार कर देते। तो उससे क्या है, जनसंख्या में वृद्धि और ट्रैफिक की समस्या, उससे आरोग्य की समस्या, उसके साथ साथ सब प्रकार का क्वालिटी ऑफ लिविंग जो है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जो समाप्त हो रहा है। तो उसके लिए प्राचीन काल में हमारे यहाँ तो कुछ प्राकार की व्यवस्था थी। तो मतलब नगर को बहुत ज्यादा बढ़ने नहीं देते थे, उसका विस्तार होने नहीं देते थे। तो उसके एक सीमांकन हुआ करता था, एक प्राकार अथवा उसका एक महाद्वार, तो उससे आगे नहीं। तो इतने ही लोग उसमें रहेंगे, इतने लोगों के लिए यह नगर है। तो यह एक निर्णय हमारे ग्रंथों में बताया गया, लेकिन आज हम इसको नहीं देखते, उसके कारण हमें समस्या है। तो उसका निदान करने के लिए, उसके परिहार के लिए हम मेट्रो इत्यादि वेगवान जो वाहन की व्यवस्था है उसको चलाते हैं, अर्थात काल का मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट करने हेतु हम इत्यादि अलग अलग व्यवस्थाएं चलाते हैं। लेकिन जो पेरिस में 15 मिनट सिटी कॉन्सेप्ट, ये जो नए आधुनिक में भी प्राचीन जो हमारे वास्तुशास्त्र की संकल्पना है, अर्थात छोटे छोटे नगर, माइक्रो नगर निर्माण की जो संकल्पना है, वह आज भी कुछ देशों में प्रचलन में है और प्रसिद्ध भी हुई है। पेरिस में एक 15 मिनट सिटी कॉन्सेप्ट जिसको कहते हैं, कहीं भी आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना 15 मिनट से ज्यादा नहीं समय लगने वाला है। तो इस प्रकार की नगर रचना पेरिस में हुई है, उसके बारे में मैं आगे चर्चा करूंगा। यह देखिए वर्षा ऋतु अनुकूल वास्तु। मैंने कहा कि यह जो चित्र में आपको वास्तु का एक प्रकार दिख रहा है, जो गृह निर्माण की पद्धति यहाँ पर दिख रही है, यह वर्षा ऋतु अनुकूल वास्तु की पद्धति। अर्थात यहाँ पर आप वर्षा ऋतु में भी आपको यहाँ पर समस्या नहीं होगी इस प्रकार के गृह में। तो देखिए पानी बहने के लिए जहाँ यहाँ जो व्यवस्था है, यहाँ जो टाइल्स की व्यवस्था है, जो आकार है ग्रह का जो जहाँ बनाया गया है, उसका आप अवलोकन कर सकते हैं। आप अगर कोंकण प्रांत से हैं तो आपके लिए यह नया नहीं है, लेकिन दूसरे प्रांत से अगर है तो इस पर आप ध्यान दीजिए। नेक्स्ट, ग्रीष्म ऋतु अनुकूल यह वास्तु की संकल्पना है। यह अत्यंत अलग अलग देशों में यह संकल्पना प्रचलित है, आज भी भारत में भी प्रचलित है, कोंकण प्रदेश में भी, कर्नाटक के पश्चिम वेस्टर्न घाट का जो सेक्शन है, तो मैंगलोर तक, केरला तक भी इस प्रकार घर बनाने का विधान है। देखिए यहाँ पर वुडन क्या होता है, वुडन सीलिंग आपको देखने को मिलेगा। तो ये वुडन अगर फ्लोर आपको कहीं दिखाई दिया, इसका मतलब ये क्या बोलते हैं, शीतकाल फ्रेंडली ग्रह है, विंटर फ्रेंडली। तो अगर आपको सीलिंग वहां पर वुडन दिखाई दिया तो आपको समझना है ये समर फ्रेंडली। तो यह एक बहुत अच्छा विधान आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये शीतकालानुकूल वास्तु है, यहाँ पर फ्लोर आपको वुडन मिलेंगे। और ये जो नीचे एक चित्र है वहां पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार का वास्तु वहां पर बना है। इस प्रकार शीतकालानुकूल वास्तु, जहां जिस प्रदेश में जिस ऋतु का आधिक्य है, उस प्रदेश के अनुसार वास्तु निर्माण का विधान हमारे ग्रंथों में बताया। और सभी जो ग्रंथ लिखे गए हैं आचार्यों द्वारा, वह तत्त प्रदेश के आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ही लिखे गए।
आपके मन में यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि यह वास्तु के ग्रंथ में ऐसा लिखा है, लेकिन यहाँ ग्रंथ में लिखा है कि दक्षिणमुखी गृह वर्जित है, लेकिन दक्षिण भारत के ग्रंथों में लिखा रहता है कि दक्षिणमुखी गृह प्रशस्त है गृह निर्माण के लिए। तो वहां पर भी कुछ विधान है। पूरे जो है एकाशीति जो पद चक्र है उसमें कुछ कुछ जो देवताएं हैं दक्षिण अभिमुख में भी, उनके उनके स्थानों पर ही हम द्वार इत्यादि की रचना कर सकते हैं, ऐसा विधान है। हर एक नियम का एक अपवाद तो होता है। तो इस प्रकार हमें वह ग्रंथकार कौन से प्रदेश का है उसको देख करके हमें वास्तु की रचना करनी चाहिए। यह देखिए 15 मिनट सिटी का जो मैंने आपको बताया कि यह पेरिस की संकल्पना है और इसमें काफी हद तक सफलता भी उनको प्राप्त है। यह हमारे प्राचीन ही संकल्पना है, अर्थात सेल्फ सफिशिएंट यह सिटी है। 15 मिनट के अंतराल में आपको सब कुछ प्राप्त होना है। देखिए अभी आधुनिक जो स्मार्ट सिटी की संकल्पना है तो उसमें आपको मोबिलिटी के लिए ज्यादा प्राधान्यता देखने को मिलती है। अर्थात आपको कोई वस्तु चाहिए, अगर वो 20 किलोमीटर पर है तो आपको 5 मिनट में वहां पर पहुंचने के लिए मेट्रो की व्यवस्था की गई। लेकिन यहाँ 15 मिनट सिटी कॉन्सेप्ट में ऐसा नहीं। आपको जो वस्तु चाहिए वह 20 किलोमीटर दूर जाकर मेट्रो से जाकर खरीदने की अपेक्षा वह वस्तु यही आपको उपलब्ध होनी चाहिए, ऐसी एक व्यवस्था है सेल्फ सफिशिएंट। यह महात्मा गांधी की भी एक संकल्पना थी। उन्होंने भी स्वयंपूर्त ग्राम की संकल्पना हमें दी थी। तो उसके अनुसार उन्होंने जो संकल्पना हमारे वास्तुशास्त्र के पारंपरिक ग्रंथों के अवलोकन के पश्चात ही दी है, तो उसके अनुसार हम अगर हमारे नगर और ग्राम को विकसित करेंगे तो हम निश्चित रूप से समृद्ध होंगे। तो कालानुरूप हम गृह निर्माण करने में सक्षम होंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। 15 मिनट सिटी कॉन्सेप्ट के पश्चात यहाँ पर भूमि परीक्षण जो पहले मैंने बताया, स्वभ्रम अथवाम्बुपूर्णम पदशतमित्वा गतस्य यदि नोनम। तो यहाँ पर ऐसे बताया है कि वृष्टिकाल में तो भू परीक्षण वर्जित है, क्योंकि वृष्टिकाल में आप भूमि की स्थिति, उसकी कठोरता, उसके मृत की जो मिट्टी है तो उसका गंध इत्यादि का ज्ञान आप कर नहीं पाएंगे वृष्टिकाल में, इसलिए वृष्टिकाल में वर्जित है। अनंतर वृष्टिकाल के पश्चात जो भूमि परीक्षण का विधान यहाँ पर दिया गया है, यह अत्यंत विशिष्ट विधान है। पदशतमित्वा गतस्य यदि नोनम। तो यहाँ पर ध्यान देना है, काल का यहाँ पर महत्व है भूमि परीक्षण में। तो इस प्रकार से एक गड्ढा बनाते हैं और उसमें इसको पूरी तरह से पानी से भर दिया जाता है। तत्पश्चात अंबु पूर्णम, तो पूर्ण रूप से अंबु से पानी से इसको भर देने के बाद पदशतमित्वा गतस्य यदि नोनम न ऊनम, शतपद चलकर हमें लौटना है। शतपद चल के लौटने के पश्चात यदि पानी कम नहीं होगा, पूर्ण ही जल रहेगा, इसका मतलब गृह निर्माण के लिए यह वास्तु अत्यंत योग्य वास्तु है, ऐसे हमें ज्ञान होता है, ऐसे आचार्यों ने कहा। अर्थात इसमें अगर जल अगर नीचे चला गया, इसका अर्थ इसमें रेत का प्रमाण ज्यादा है, अथवा इस वास्तु में कुछ दोष है, इसके यहाँ की मिट्टी इतनी दृढ़ नहीं है, इसलिए यहाँ अगर वास्तु निर्माण करना है तो बहुत ज्यादा नीचे हमें फाउंडेशन की व्यवस्था करनी होगी, इसलिए यह वास्तु निर्माण के लिए योग्य नहीं है। क्योंकि प्राचीन काल में एक पुरुष तक ही खनन होता था, अर्थात शल्य निष्कासन इत्यादि विधि में भी शास्त्रकारों ने बताया है कि एक पुरुष तक खनन करके, अथवा जलांत तक, अथवा एक पुरुष, अगर जल प्राप्ति होती है तो वहां पर रुकना है, फिर आगे कोई दोष नहीं, अन्यथा एक पुरुष तक खनन करके तत्पश्चात गृह निर्माण करना है, उसके ऊपर गृह निर्माण करना है, तो उस पर पंचांग निर्माण करना है, इस प्रकार बताया गया। तो यह भूमि परीक्षण में भी काल का जो एक महत्व है, काल का जो एक विषय था,
तो उसको मैंने आपके सामने रखा। तो वृक्षारोपण का भी विधान गृह के गृह के पुरतः सामने अथवा पृष्ठतः इसे जल से वृक्ष रोपण का विधान बताया गया है। कुछ कुछ वृक्ष वर्जित भी बताया है, तो उसके बारे में कुछ बाद में हम कुछ नोट्स आपको देने वाले हैं, तो उसमें पूरा विवरण प्राप्त होगा। तो वृक्षारोपण में भी काल का महत्व, वृक्षारोपण तत्पश्चात उसमें जल सेचन का जो विचार है उसमें भी काल का महत्व आचार्य ने बताया। सायं प्रातश्च घर्मर्तौ, बृहत् संहिता में यह श्लोक आता है। सायं प्रातश्च घर्मर्तौ शीतकाले दिनांतरे वर्षायांच भुवशोषे सेक्तव्याः रोपिता द्रुमाः, इस प्रकार बताया है। घर्मर्तौ ग्रीष्म ऋतु में सायं और प्रातः, मध्याह्न में नहीं करना है। कुछ जगह हम देखते हैं कि मध्याह्न काल में भी जल सेचन करते, सिंचन करते, तो यह गलत है, यह अनुचित है, यह अवैज्ञानिक विधि है। सायं प्रातश्च घर्मर्तौ शीतकाले दिनांतरे, शीतकाल में दिनांतरे एक दिन के अंतराल से जल सेचन करना है। तो वर्षायांच भुवशोषे, तो वर्षा में भी बताया विधान, अर्थात ऐसा नहीं है कि वर्षा में हमें कुछ करना नहीं है, तो वर्षा में वृष्टि आएगी तो उसमें पानी नहीं देना है। भुवशोषे, हमें देखना है कि वृष्टि कुछ दिन बहुत दिनों से वृष्टि नहीं है, तो वर्षा काल में भी ऐसी स्थिति कभी आती है। आजकल हमें देखने को मिलता है कि कभी अतिवृष्टि होती है, अन्यथा वर्षा काल में भी अनावृष्टि की स्थिति हमें देखने को मिलती है। तो भुवशोषे, भूमि अगर शुष्क है तो उसको देख करके तब हमें जल का सेचन, सिंचन वहां पर करना है। इस प्रकार का भी विधान बताया गया है। इसलिए यहाँ जल सेचन में भी काल का महत्व है। आगे कूप खनन, तो वास्तु में, गृह वास्तु में यह भी अत्यंत एक मुख्य विषय है, कूप खनन विचार। खनन काल का भी हमें ज्ञान होना आवश्यक है, अंतर्जल ज्ञान होना भी आवश्यक है। साधारणतः ईशान्य के दिशा में कूप खनन शुभ होता है, ऐसे आचार्य मानते हैं। लेकिन आज केवल एक 60-40 के प्लॉट में तो आपको आप कहेंगे कि केवल यही ईशान्य भाग में ही हम खनन करेंगे, तो ऐसा उचित नहीं होगा। तो कुछ भूमि अंतर्गत जल ज्ञान के कुछ प्राचीन प्रकार भी है। नारिकेल से जल ज्ञान का प्रकार है, कुछ लौह से जल ज्ञान का प्रकार है, तत्पश्चात कुछ वृक्ष विशेष से जल ज्ञान का प्रकार है, वृक्ष की शाखाओं के उपयोग से जल ज्ञान का प्रकार है, अथवा आधुनिक जो सैटेलाइट के माध्यम से अंतर्जल को देखने का कुछ विधान है, नारिकेल से देखने का विधान है। इस प्रकार भिन्न भिन्न विधान से हम अंतर्जल का ज्ञान करते हैं। तत्पश्चात खनन काल के बारे में भी आचार्य ने यहाँ पर वर्णन किया है। वृष्टि काल में, वर्षा ऋतु में तो निश्चित रूप से नहीं करना है, कूप खनन आदि का कार्य नहीं करना है, क्योंकि वहां उस समय जो शुष्क अथवा वंध्या जो जलशिराएं होती, तो ऐसी जलशिराओं में भी जल का प्रसार होता है, जल का प्रवहन होता है। तो इसलिए इस प्रकार ऐसे स्थानों में, ऐसे काल में, अगर वृष्टि काल में आप कूप खनन करेंगे कि तो सब जगह आपको जल प्राप्ति होगी, लेकिन वह काल युक्त नहीं है, ऐसा कहा है। उत्तरायण में अर्थात शीतकाल के पश्चात ही तो कूप खनन के लिए युक्त काल है। तो उसमें कुछ योग को देखने का भी विधान है। ज्योतिष शास्त्र में चतुर्थ स्थान को पाताल स्थान ऐसी संज्ञा है, पाताल स्थान। तो जल अंतर्गत जल का विचार हम किसी भी जातक के, अर्थात इस भूमि का जो स्वामी है उस स्वामी के जातक के चतुर्थ स्थान से निर्णय करते हैं। चतुर्थ स्थान के साथ अगर चंद्र का जल को बताने वाले ग्रहों का संबंध अगर हो, तो चंद्रादि का संबंध हो, और चतुर्थ स्थान शुभ हो, तो ऐसे स्थिति में वहां पर जल प्राप्ति के ज्यादा संकेत, अधिक संकेत हमें मिलते हैं।
तो इसके लिए प्रश्न मार्ग नामक एक ग्रंथ में चंद्रगुप्ती नामक एक विचार भी बताया गया है। उसका मैं यहाँ पर विश्लेषण नहीं करूंगा, लेकिन चंद्रगुप्ती विश्लेषण से, चंद्रगुप्ती के द्वारा अगर हम विश्लेषण करेंगे तो निश्चित रूप से मतलब जल प्राप्ति स्थान को हम जान सकते हैं, हम उसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार कूप खनन में भी काल का विचार विशिष्ट रूप से बताया गया है। कालानुसार ये जो मार्ग निर्माण का विधान है, कालानुसार अर्थात पूर्व पृष्ठा मार्ग भूमि कार्य, तो यह भी इस प्रकार की भूमि भी पूर्व पृष्ठ की तरह भूमि होनी चाहिए, मार्ग भूमि होनी चाहिए, तो वह हाईवे होना चाहिए, ऐसा बताया गया है शास्त्र के ग्रंथों में। तो ये कहाँ के लिए? जहां पर वृष्टि ज्यादा होती है, वर्षा काल, वर्षा ऋतु ज्यादा जिस प्रदेश में होता है उस प्रदेश के लिए ही यह विधान बताया। सामान्यतः वृष्टि वृष्टि काल में ही रास्ते खराब होते, तो इसलिए हमें पूर्व पृष्ठ ही मार्ग भूमि बनानी चाहिए। आजकल सीमेंट के जो रास्ते बन रहे हैं उसमें यह विधान नहीं अपनाते, लेकिन पूर्व में प्राचीन काल में इसी प्रकार से होता था, इसलिए हमारे वास्तुशास्त्र के ग्रंथों में भी इसका उल्लेख है। तो यह जानकारी के लिए मैंने आपके सामने यह विषय प्रस्तुत किया है। और इसके पश्चात गृहारंभ, साक्षात जो काल का संबंध वास्तुशास्त्र में आता है, तो मैंने अब तक गृह निर्माण में, भूमि परीक्षा में और गृह के परितः वृक्ष में एवं गृह के लिए जो अत्यंत आवश्यक है कूप है, कूप के निर्माण में इत्यादि काल का कैसे महत्व होता है यह मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। और स्थान, गृह निर्माण स्थान निर्धारण में कैसे काल का महत्व होता है यह भी मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। तत्पश्चात अभी गृहारंभ काल कुछ शास्त्र दृष्टिया, ज्योतिष शास्त्र के दृष्टिया, पंचांग दृष्टिया गृहारंभ काल क्या है यह आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। आरंभंच समाप्तिश्च, समाप्तिश्च ऐसे होना चाहिए, हाँ, समाप्तिश्च प्रासाद पुरवेशमनाम उत्थिते केशवे कुर्यात् न प्रसुप्ते कदाचन। उत्थिते केशवे यहाँ पर उसका अर्थ है उत्तरायण में इसको करना चाहिए। चातुर्मास्य में जब देव शयन होता है, अर्थात राक्षस देवासुराणाम अन्योन्यम अहोरात्रम विपर्ययात् इति, ऐसी इस प्रकार सूर्य सिद्धांत में कहा गया है। तो 6 महीने देव के लिए दिन है और 6 महीने असुरों के लिए दिन होता है। तो दक्षिणायन का काल है, उसमें ज्यादातर असुरों के लिए वह दिवा काल होता है, तो देव के लिए वह रात्रि काल होता है। इसलिए उस समय अगर हम कोई श्रेष्ठ कार्य करते हैं तो उसका फल हमें पूर्णतः प्राप्त नहीं होता। इसलिए आरंभंच समाप्तिश्च, आरंभ और समाप्ति भी, तो गृह का आरंभ अर्थात वो जो इष्टिका स्थापन से जो गृह आरंभ करते हैं हम, तो वहां से लेकर के तत्पश्चात गृह प्रवेश, गृह निर्माण समाप्ति के बाद गृह प्रवेश का जो विधान है, तो वह दोनों भी उत्थिते केशवे अर्थात विशेष रूप से उत्तरायण के काल में इसको करना है। न प्रसुप्ते कदाचन, इस प्रकार बताया। सूर्ये कार्मुक मीनगे सुरगुरौ सिंहे विधौ दुर्बले, तो किन किन किस समय में गृहारंभ नहीं करना है यह यहाँ पर बताया। यह सब दुष्ट योग ही यहाँ पर बताए। सूर्य कार्मुक मीनगे, तो सूर्य धनु अर्क और मीन अर्क ऐसे एक दोष बताया है शास्त्र में। सूर्य का धनु राशि में और मीन राशि में रहना, तो कार्मुक मीनगे, कार्मुक अर्थात धनु, धनु, तो सूर्य का धनु राशि में और मीन राशि में रहना। सुरगुरु सिंहे, और सिंह राशि में गुरु का होना। विधु दुर्बले, विधु चंद्र है तो उसके दौर्बल्य में, उसकी दुर्बलता के काल में, अर्थात चंद्र कब सबल होता है कब दुर्बल होता है यह कैसे जानना है? तो हमारे स्टैटिस्टिक्स में, प्राचीन हमारे भारतीय गणित में एक वाक्य है कि अर्धाधिकम रूपम ग्राह्यम, अर्धाधिक अगर होता है तो उसको रूप ग्रहण करना, अर्थात उसको फुल मानना चाहिए। इसे चंद्र का बिंब जब अर्धाधिक
गोचर होता है, तो तब उस समय चंद्र को हमें सबल मानना है, चंद्र बलवान है इस समय, ऐसे मानना है। जब चंद्र का बिंब अर्ध से अल्प हो जाता है तो तब हमें यह चंद्र अभी दुर्बल है ऐसे मानना चाहिए। तो ये कब होता है? तो पूर्णिमा के दिन चंद्र का पूर्ण बिंब का दर्शन हमें होता है। तत्पश्चात कृष्ण पक्ष में बिंबाल्प होता है, हर दिन बिंब में ह्रास होता है। तो यह ह्रास सप्तमी के बाद अर्ध से भी कम यह चंद्र का बिंब हो जाता है, तो उस दिन से चंद्र को दुर्बल मानना है। तत्पश्चात अमावस्या में तो अति दुर्बल चंद्र रहता है, तत्पश्चात वृद्धि करता है चंद्र, वृद्धि करते 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 अष्टमी के दिन चंद्र अर्ध से अधिक रूप धारण कर लेता है। तो तब अर्ध से अधिक जब रूप धारण करता है तो उस दिन से चंद्र को हम शुभ मानेंगे, अर्थात यह प्रबल है, इस प्रकार से हम मानते हैं। जन्म कुंडली में भी जन्म के समय अगर अमावस्या एवं अमावस्या से पूर्व 7 दिन और तत्पश्चात 7 दिन जन्म है तो उनके जातक में चंद्र दुर्बल होता है। चंद्र मन का कारक कहा गया है, मन का कारक चंद्र होने से उस व्यक्ति का भी मन दुर्बल रहता है। और पूर्णिमा और उसके पूर्व और पश्चात अगर चंद्र रहते हुए किसी का जन्म होता है तो उसका मन, उसका मन जो है अत्यंत प्रसन्न रहता है और सबल रहता है, बलवान रहता है, इस प्रकार तो समझना है। तो गंडांत व्यतिपात वैधृति दिने, गंडांत गंडांत नक्षत्रों में और व्यतिपात वैधृति दग्ध तिथि इत्यादि शुक्रेस्ते अथ गुरौ च पात समये विष्ट्याम च मासेधिके, शुक्र के अस्त में गुरु के अस्त में, तो इस प्रकार इस ऐसे काल में चंद्रे पाप विलोकिते, चंद्र को अगर पाप ग्रह की दृष्टि हो च सहिते कार्यम न किंचित शुभम, उस प्रकार कोई कार्य करना यह शुभ नहीं माना गया है। तो उस समय गृह निर्माण, गृहारंभ अथवा गृह प्रवेश नहीं करना है, ऐसे आचार्य का मत है। यह काल का एक विशेष है, मुहूर्त विशेष है, यहाँ पर मैंने बताया। सौम्य फाल्गुन वैशाख माघ श्रावण कार्तिका मासास्यु गृह निर्माणे पुत्रारोग्य फलप्रदा। किन मासों में? मार्गशीर्ष, फाल्गुन, वैशाख, माघ और श्रावण, कार्तिक मास में आरंभ करने से पुत्र आरोग्य आदि की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फल में हम नहीं जाएंगे, अर्थात शुभ होता है, इस प्रकार से इसको समझना है। नेक्स्ट, चैत्रे शोककरम गृहादिरचितम स्यान् माधवेर्थ प्रदम ज्येष्ठे मृत्युकरम शुचौ पशुहरम तवृद्धिदम श्रावणे, तद्वृद्धिदम श्रावणे, ऐसे होना चाहिए। शून्ये भाद्रपदे द्विषे कलिकरम मृत्युक्षयम कार्तिके धान्यम मार्ग सहस्योर दहन भीर माचे मासे श्रियम फाल्गुने इति भवेत्। तत्र चैत्र में गृहारंभ यह शोककर है, वैशाख में धन प्राप्ति, इस प्रकार से अलग अलग मास में। यहाँ पर देखिए माधवे, माधवे अर्थात वैशाख मास के लिए यहाँ पर बताया गया है, यह उसका पर्याय पद है। तो यह भी हमें ध्यान देना है, चैत्र वैशाख आदि का मधुश्च माधवश्च वसंता ऋतु इत्यादि जो वेद में उल्लेख आता है, तो वेद काल में चैत्र वैशाख आदि मासों के मधु मास, माधव मास, इस प्रकार से नाम हुआ करते थे। तो इसको भी आपको ध्यान देना है। ये श्लोकादि का अध्ययन करने से हमें वह ज्ञान भी प्राप्त होता है। नेक्स्ट, यह तिथि में द्वितीया, पंचमी, मुख्या, तृतीया, षष्टिका तथा इत्यादि जो कौन से तिथि में ग्रहारंभ श्रेष्ठ है, ये यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट, वार है, वार बताया है। सौरेन्दु जीव सौम्यानाम, यहाँ पर भी देखिए जीव, इंदु, सौर तो सूर्य है, जीव यह गुरु का पर्यायवाची, गुरु के लिए जीव कहते हैं। भार्गव शुक्र के लिए कहते हैं, शुक्र का पर्यायवाची है। भार्गवस्य च वासरे सूर्यपातादिकम कार्यमिष्टम इत्यादि बताया गया है। उत्तरेपि च रोहिण्याम पुष्ये मैत्रे करद्वये धनिष्ठा द्वितीये पौष्णे ग्रहारंभ प्रशस्यते। उसके उत्तर आप देख लीजिए।
उत्तरात्रेय रोहिणी, उत्तरात्रेय रोहिणी, उत्तरात्रेय रोहिणी, रोहिणी आदित्यंच ध्रुवम स्थिरम, इस प्रकार बताया। उत्तरात्रेय रोहिण्यः आदित्यंच ध्रुवम स्थिरम। उत्तरात्रय अर्थात उत्तरा, उत्तरा भाद्रपदा और उत्तराषाढ़ा, यह तीन नक्षत्र और रोहिणी नक्षत्र और आदित्य रविवासर, यह ये इनको ध्रुव संज्ञा दी गई है, ध्रुव संज्ञा प्रदान की गई है। अर्थात ध्रुव नक्षत्र एवं यह ध्रुव वार है। इसमें गेह निर्माण और स्थिर कार्य जितने भी है वह सब कार्य स्थिर मुहूर्त में, स्थिर नक्षत्रों में करने चाहिए, ऐसे ग्रंथों में बताया गया है। नक्षत्र भूशयन, जहां देखिए सूर्य महानक्षत्र से चंद्र नक्षत्र तक गणना करनी। आपको मैंने इसके पूर्व की कक्षा में भी सूर्य का महानक्षत्र क्या होता है यह बताया। सूर्य जिस नक्षत्र में होता है, रहता है, तो उसको हम सूर्य का महानक्षत्र कहते हैं। अर्थात ये जो मैंने वृष्टिकाल के लिए विशेष नक्षत्र बताए कि मृगादि से स्वाति नक्षत्र तक जो सूर्य के स्थितिवश, इसको हम वृष्टि के नक्षत्र कहते हैं। अर्थात सूर्य सामान्यतः 13 दिन तक एक नक्षत्र में रहता है, 13.25 दिन लगभग। तो उतना समय उसको महानक्षत्र कहा जाता है। और दिन नक्षत्र हम चंद्र के नक्षत्र को कहते हैं। सामान्यतः एक दिन एक नक्षत्र में चंद्र का निवास होता है, क्योंकि चंद्र की दिनगति 13 अंश है और एक नक्षत्र का मान भी सामान्यतः 13 अंश और 20 कला है, 20 कला है, तो 1320। तो इसलिए एक नक्षत्र का मान 13 डिग्री है। इसलिए एक दिन चंद्र एक नक्षत्र में एक दिन रहता है, इसलिए उसको दिन नक्षत्र कहते हैं उस नक्षत्र को, और सूर्य स्थित नक्षत्र को महानक्षत्र कहते हैं। तो यहाँ पर गणित आप देख लीजिए, महानक्षत्र से चंद्र नक्षत्र तक गणना करनी है, तो वह संख्या अगर 5, 7, 9, 22, 29 और 26, 19 और 26 हो तो उसको पृथ्वी शयन, भूशयन है ऐसा समझना चाहिए। पृथ्वी शयन में गृहारंभ तड़ाग एवं वापी का खनन यह प्रशस्त नहीं है, यह मुख्य रूप से हमें देखना चाहिए। वह उत्तरायण होने पर भी हमें भूशयन का मुहूर्त तो देखना ही है, नहीं तो आप कहेंगे कि उत्तरायण में यह नियम लागू नहीं होता है क्या? ऐसा नहीं, उत्तरायण में भी होता है। उत्तरायण में भी भूशयन को देख करके ही बाकी अन्य मुहूर्तों का विधान हमें करना है, अन्य मुहूर्त को देखना चाहिए। नेक्स्ट, वापी मुहूर्त, तड़ाग मुहूर्त और कूप मुहूर्त, इसको हम आपको शेयर करेंगे, आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट, स्तंभ मुहूर्त भी आप देख लीजिए। नेक्स्ट, द्वार मुहूर्त। द्वार मुहूर्त बहुत मुख्य होता है। तो गृह निर्माण में दक्षिण भारत में ज्यादा यह प्रचलन में है कि पहला अर्थात शिलान्यास जो है, शंकु स्थापना, यह अत्यंत मुख्य मुहूर्त होता है। उस तो तत्पश्चात गृहारंभ होता है, तत्पश्चात इष्टिका मुहूर्त इत्यादि बोलते हैं। तत्पश्चात एक द्वार का मुहूर्त जो है, द्वार बिठाने का, मुख्य द्वार का जो मुहूर्त है, जो अत्यंत मुख्य माना जाता है। अश्विन्याम उत्तरा हस्त पुष्य श्रुति मृगेशु च स्वातो पोषणे च रोहिण्याम द्वार शाखावरोपणम। तो द्वार निर्माण के लिए यह जो नीचे कहे गए नक्षत्र है वह मुख्य बताए गए हैं। नेक्स्ट, वाम रवि का एक विचार बताया है। वाम रवि अर्थात आपका घर अगर पूर्वाभिमुख है तो लग्न से 8, 9, 10, 11, 12 स्थानों में सूर्य का होना अर्थात वाम रवि है। दक्षिण मुख में अगर ग्रह है तो लग्न से 5, 6, 7, 8, 9 स्थानों में होना, उसको वाम रवि कहते हैं। पश्चिम में है तो पश्चिमाभिमुख ग्रह है तो 2, 3, 4, 5, 6 स्थानों में वाम रवि है। उत्तर मुख ग्रह में लग्न से 11, 12 और 1, 2, 3 स्थानों में रवि अगर होगा, सूर्य होगा, तो उसको वाम रवि कहते हैं। अर्थात इन स्थानों में
सूर्य के थोड़ा पीछे लीजिए। हाँ, इन स्थानों में सूर्य के रहने पर वाम रवि होता है, जो गृह प्रवेश के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। तो गृह प्रवेश मुहूर्त को हम जब देखेंगे, गृह प्रवेश मुहूर्त का निर्णय करते हैं, तो वाम रवि का निर्णय हमें निश्चित रूप से करना चाहिए, ऐसे विधान। नेक्स्ट, समय समाप्त हो गया है। नूतन ग्राम प्रवेश मुहूर्त विचार। तपसि नभसि मार्गे माधवाख्ये तपस्ये गुरुभृग बुधवारे नंदपूर्णा जयासु मृदुध्रुव शशि पुष्ये वासवे स्वातिऋक्षे नवनगर निवेशम वास्तुशास्त्रे प्रतिष्ठम। मुहूर्त माध ग्रंथ का यह, मुहूर्त मार्तंड ग्रंथ का यह श्लोक है। तो फाल्गुन भाद्रपद मार्गशीर्ष, यह देखिए उसके पर्यायवाची भी, तपसी नभसी मार्गे माधवाख्ये तपस्ये। तो इन मासों के नाम दिए हैं, फाल्गुन, भाद्रपद, मार्गशीर्ष, वैशाख और माघ। माघ ये महीने तथा गुरु, शुक्र और बुध ये वार, और नंदा, पूर्णा और जया यह तिथियां। नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, रिक्ता तिथि को छोड़ करके, 4, 9 और 14 तिथि को छोड़ करके, मृदु और ध्रुव संज्ञा वाले नक्षत्र। ध्रुव मैंने अभी बताया कि आपको उत्तरात्रय रोहिणी, उत्तरात्रय और रोहिणी नक्षत्र में, और पुष्य, धनिष्ठा, स्वाति ये नक्षत्र अथवा ऊपर जो महीने वार तिथि रह गए हैं, उनमें से जिस दिन वे हो उस दिन गांव या नगर में प्रवेश करना ऐसा शुभ होता है, ऐसा हमारे मतलब मुहूर्त के ग्रंथों में बताया गया है। तो इस प्रकार से आज हमने वास्तुशास्त्र के संदर्भ में, अर्थात ये अत्यंत व्यावहारिक विचार आज जो प्रस्तुत हुआ है, इतना कहकर मैं मेरे वाणी को विराम देता हूं और धन्यवाद।